नमस्कार दोस्तों। लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट में जो फीड है वो प्रीहीट होके फर्नेस से जो गर्म होकर के मेन कॉलम में इंटर होता है और यहाँ पे जो फीड है फर्नेस के आउटलेट तक आते आते पार्शियली वेपराइज हुआ रहता है। मतलब उसका जो रिकवरेबल पार्ट है कुछ वेपराइज हो जाता है और कुछ हेवी पार्ट है वो लिक्विड फॉर्म में ही रहता है और उसको डिस्टिलेशन कॉलम में ले जाते हैं। और डिस्टिलेशन कॉलम में जहाँ पे इंटर होता है तो वहाँ चूंकि डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर प्रेशर और कम रहता है तो इसलिए वो फ्लैश होता है। फ्लैश होता है मतलब क्या है, इसमें के जो लिक्विड है उसमें से फर्दर और लाइटर कंपोनेंट वेपराइज होकर के ऊपर चला जाता है। फिर जो वेपर जो बना मतलब जो वेपराइज फर्नेस में हुआ था और बाकी जो फ्लैश होने की वजह से जो वेपर बना वो ऊपर की तरफ जाता है और ये जो सेक्शन होता है डिस्टिलेशन कॉलम का उसको रेक्टिफाइंग सेक्शन बोलते हैं। और जो नीचे की तरफ जो लिक्विड होता है उसमें कुछ लाइटर कंपोनेंट रह जाते हैं जिसको स्ट्रिप आउट किया जाता है और ये जो नीचे वाला सेक्शन है जिसको स्ट्रिपिंग सेक्शन भी बोलते हैं। तो मेनली डिस्टिलेशन कॉलम है ये। और ये जो डिस्टिलेशन कॉलम होता है ना इसका प्रेशर बहुत कम होता है। बहुत कम मतलब प्रेशर इन द रेंज ऑफ 10 टू से 10 मतलब 20 टू 50 mmHg इस रेंज में होता है। और ये प्रेशर बहुत कम है। एब्सोल्यूट प्रेशर की बात कर रहा हूँ तो अगर 20 से 50 mmHg प्रेशर पे ये कॉलम ऑपरेट कर रहा है यानी ये कॉलम वैक्यूम प्रेशर पे ऑपरेट कर रहा है, बहुत लो प्रेशर पे ऑपरेट कर रहा है तो इसलिए इसको वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट भी बोलते हैं, वैक्यूम डिस्टिलेशन कॉलम भी बोलते हैं। तो एनीवे तो फिर जो है पार्शियली वेपराइज हुआ और पार्शियली वेपराइज होकर के फर्नेस से ये कॉलम के अंदर घुसा और जहाँ पे जिस जोन में घुसा उसको फ्लैश जोन भी बोलते हैं। वहां पे फीड फर्दर फ्लैश हो गया और फ्लैश होने की वजह से जो लिक्विड है वो तो नीचे आ गया और वेपर है वो ऊपर की तरफ जाने लगा। अब ये जो लिक्विड आता है लिक्विड के साथ साथ कुछ लाइटर कंपोनेंट जो कि डिस्टिलेट है जिसको एज ए साइड प्रोडक्ट हम रिकवर कर सकते हैं वो भी आ जाता है। तो उसको स्ट्रिपिंग करने के लिए ना कुछ डिस्टिलेशन कॉलम में जनरली ट्रेज होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए इस कॉलम स्ट्रिपिंग सेक्शन में 9 ट्रे हैं और यहाँ पे सुपर हीटेड जो येलो कलर का लाइन जो दिख रहा है ना ये सुपर हीटेड एलपी स्टीम है। और सुपर हीटेड एलपी स्टीम की मदद से क्या करते हैं हम लोग इसमें के लाइटर कंपोनेंट को वेपोराइज कर लेते हैं। तो ये स्टीम स्ट्रिपिंग होता है। और स्टीम स्ट्रिपिंग और कैसे काम करता है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बता रखा था। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्ट्रिपिंग एक्शन से लाइटर कंपोनेंट को इस बॉटम प्रोडक्ट से कैसे सेपरेट किया जाता है। और फिर जो बाकी जो बचा रह गया वो हमारा बॉटम प्रोडक्ट बन जाता है जिसको हम लोग वैक्यूम रेसिड्यू भी बोलते हैं। अब यहाँ जो बॉटम में ना मैंने आपको बोला था ना कि कोई भी डिस्टिलेशन कॉलम है एक मतलब कोई भी हाइड्रोकार्बन है उसको अगर आप 350 360 डिग्री सेल्सियस से हायर टेम्परेचर पे ले जाते हैं तो उसको कोक बनने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पे भी है कि यहाँ पे आपने फर्नेस तक तो 400 डिग्री सेल्सियस तक तो गर्म कर दिया था और वहाँ पे कोक बनने से बचाने के लिए आपने क्या किया था वहाँ पे आपने स्टीम डाल दिया था जिसको डिकोकिंग स्टीम भी बोलते हैं। और वहाँ वो बेसिकली टर्बुलेंस क्रिएट करके डिकोकिंग एक्शन कंप्लीट करता है तो इसलिए उसको टर्बुलाइजिंग स्टीम भी बोलते हैं। तो टर्बुलाइजिंग स्टीम की मदद से आपने कोक कम बनने दिया था। लेकिन यहाँ पे जो बॉटम में आ गया तो बॉटम में आने पर क्या होगा कि यहाँ पे एक रेजिडेंस टाइम मिलता है। तो रेजिडेंस टाइम एट हाई टेम्परेचर में लीड टू कोक फॉर्मेशन क्योंकि कोक फॉर्म होने में ना एक ये जो मैकेनिज्म है ना ये एक लॉन्ग चेन मैकेनिज्म है। इस मैकेनिज्म को पूरा होने में टाइम की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए फर्नेस में हम हाई टेम्परेचर तक ले जा पाते हैं क्योंकि वहाँ पे कंटिन्यू फ्लो में रहता है, बहुत ज़्यादा रेजिडेंस टाइम देते नहीं हैं और बाकी टर्बुलाइजिंग स्टीम की मदद से हम लोग को बनने नहीं देते हैं। लेकिन जो बॉटम है वहाँ पे एक लेवल मेंटेन करना पड़ता है ताकि इस पंप को हमेशा एनपीएसएच मिलता रहे। तो वो लेवल मेंटेन करने के चक्कर में आप बहुत हाई टेम्परेचर पे आप एक रेजिडेंस टाइम प्रोवाइड कर दे रहे हो तो कोक बन जाएगा। तो वो ना हो इसके लिए क्या करते हैं बॉटम प्रोडक्ट को ही का कुछ पार्ट को ठंडा करके एज ए क्वेंच डाल देते हैं ताकि यहाँ के बॉटम का टेम्परेचर कम रहे। तो मतलब यहाँ पे अगर 400 डिग्री सेल्सियस पे जा रहा है तो बॉटम टेम्परेचर हम 350 मेंटेन कर पाएंगे। और वो कैसे कर रहे हैं बॉटम प्रोडक्ट का ही कुछ पार्ट को ठंडा करके नीचे डाल दे रहे हैं ताकि यहाँ पे कोक फॉर्मेशन ना हो। तो ये तो हमारा हो गया बॉटम यानी स्ट्रिपिंग सेक्शन की बात। अब जो रेक्टिफाइंग सेक्शन के बारे में बात करें तो जो भी फीड आया था वो वेपराइज हुआ था इधर फर्नेस के में प्रीहीट होने की वजह से या फिर फ्लैशिंग होने की वजह से। तो वो जो वेपराइज हुआ ना वो ऊपर की तरफ चलता है, ठीक है। और ये जो वेपर ऊपर की तरफ चलता है और ऊपर से लिक्विड नीचे की तरफ आता है। वो लिक्विड कैसे बनता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे हर एक जो
पैकिंग्स है वो पैकिंग में दोनों वेपर और लिक्विड कांटेक्ट में आते हैं और हीट और मास ट्रांसफर होता है, मान डिस्टिलेशन होता है। तो ये जो वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट होता है ना, मोस्टली इस डिस्टिलेशन कॉलम में मोस्टली पैकिंग का जरूरत होता है, यूज होता है, मेनली स्ट्रक्चर पैकिंग यूज होता है। और ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये स्ट्रक्चर पैकिंग में प्रेशर ड्रॉप कम होता है। तो पैक बेड और ट्रे टावर, इसके बारे में हमने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है जिसमें मैंने दिखा है कि पैक डिस्टिलेशन कॉलम के क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, जहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि क्यों पैकिंग में प्रेशर ड्रॉप कम होता है। तो प्रेशर ड्रॉप कम करने का यहाँ जरूरत क्यों है, ये बात एकदम समझ जाइए कि देखिए, कोई भी वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट है ना, उसका टॉप में तो आप इजेक्टर की मदद से आप प्रेशर कम कर लेते हो। और वो इजेक्टर कैसे काम करता है इसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो में बता रखा है। एक तो वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट का ओवरहेड इजेक्टर सिस्टम के बारे में मैंने ऑलरेडी बता रखा है, साथ में इजेक्टर कैसे काम करता है उसके बारे में भी बता रखा है। वो दोनों वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ पे आपने टॉप में तो प्रेशर बहुत कम कर लिया। अब क्या है कि अगर टॉप में प्रेशर कम कर लिया लेकिन वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट के बाकी जो ट्रेज है उसमें प्रेशर ड्रॉप बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ये फ्लैश जोन का प्रेशर जो है ना बढ़ जाएगा। क्योंकि टॉप का प्रेशर मान लीजिए 20 mmHg है और वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट में आपने प्रेशर ड्रॉप करा दिया से मैंने रेक्टिफाइंग सेक्शन में से 100 mmHg का, तो फ्लैश जोन का प्रेशर कितना हो जाएगा 120 mmHg। अब इतना हाई प्रेशर में ना, ज्यादा प्रेशर होने की वजह से ना फिर फ्लैशिंग बहुत कम होगा, फ्लैशिंग बहुत कम होगा तो लिक्विड जो है ना वो लिक्विड फॉर्म, मतलब जो फीड है वो ज्यादा लिक्विड फॉर्म में रह जाएगा और वो नीचे गिर जाएगा और वो जो बॉटम प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, तो बॉटम जनरेशन ज्यादा हो जाएगा। जबकि हमारे जो साइड से बन रहा है ना, वही साइड हमारे से, वही हमारा डिस्टिलेट है, वही हमारा मेन प्रोडक्ट है, तो वो साइड का प्रोडक्शन ज्यादा हो, इसके लिए हमें चाहिए कि यहाँ पे जितना भी लिक्विड है वो ज्यादा से ज्यादा फ्लैश हो। और ज्यादा से ज्यादा फ्लैश होगा तभी होगा जब यहाँ फ्लैश जोन का प्रेशर कम होगा, और फ्लैश जोन का प्रेशर कम तभी होगा जब वैक्यूम डिस्टिलेशन के कॉलम के अंदर प्रेशर ड्रॉप कम होगा। तो प्रेशर ड्रॉप कम करने के लिए पैक बेड का जो यूज किया जाता है वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट में। तो एनीवे, तो यहाँ से वेपर चला, अब ये वेपर चला, ये पैकिंग में और ऊपर से लिक्विड के कांटेक्ट में आया, तो ये वेपर और लिक्विड कांटेक्ट किए और यहाँ पे जो साइड प्रोडक्ट बनता है इसको स्लॉप भी बोलते हैं। ये कई जगह पे निकाला जाता है, कई जगह पे नहीं निकाला जाता है, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन, बट एक ये साइड प्रोडक्ट स्लॉप भी है, उसको यूज निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं भी निकाल सकते, छोड़ दिया तो ये कुछ नहीं, ये एक जस्ट एक पैक बेड हो गया जहाँ पे सेपरेशन हो रहा है। अब यहाँ से जो फर्दर वेपर जाता है, वो वेपर जो जाता है ना, वो ये एक बेड है, जो ये मेनली जहाँ पे एचओ का सेपरेशन होता है, हेवी ऑयल का सेपरेशन होता है। तो वेपर गया, ऊपर से लिक्विड आ रहा है और यहाँ से वेपर में से एचओ पार्ट को कंडेंस कर लिया, और एचओ पार्ट को कंडेंस करके यहाँ पे एक चिमनी ट्रे होता है, चिमनी ट्रे पे एचओ आ गया और वहां से एचओ को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एचओ को ड्रॉ कर लिया, जिसको हेवी ऑयल भी बोलते हैं। तो एचओ को ड्रॉ करने के बाद ना, ये एचओ के साथ साथ जो भी साइड प्रोडक्ट हम जो ड्रॉ करते हैं ना, तो एचओ के साथ साथ कुछ लाइटर पार्ट भी एब्जॉर्ब होके आ जाता है। देखिए, डिस्टिलेशन जो होता है ना, वो प्योर तो होता नहीं है, हमेशा एक सेपरेशन का इफिशियंसी रहता है। तो कुछ ना कुछ जो भी आप साइड से ड्रॉ करते हो ना, तो कुछ कुछ उसके साथ साथ लाइटर कंपोनेंट भी आ जाता है। तो उसको फर्दर सेपरेट करने के लिए यहाँ पे स्ट्रिपर में भेजा जाता है। अब ये जो स्ट्रिपर है ना, स्ट्रिपर में भी पैक्ड कॉलम होता है और ये मेनली स्टीम स्ट्रिपर है। तो स्टीम स्ट्रिपर है तो स्टीम सुपर हीटेड एलपी स्टीम यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। और मैंने जैसे स्टीम स्ट्रिपर वाले जो वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि ये कैसे काम करता है, बेसिकली ये क्या करता है कि ये हाइड्रोकार्बन का पार्शियल प्रेशर कम कर देता है, और जिसकी वजह से एचओ में से जो लाइटर कंपोनेंट है वो वेपोराइज होकर बाहर निकल आते हैं। और ये वेपोराइजेशन में जो हीट है वो खुद से ही लेता है, इसी वजह से इसका टेम्परेचर गिर जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे एचओ जो इंटर हो रहा है स्ट्रिपर कॉलम में, उसका 360 डिग्री टेम्परेचर है, तो आउट हो रहा है उसका टेम्परेचर 351 डिग्री सेल्सियस है। और जो लाइटर कंपोनेंट वेपोराइज होकर के निकला, उसको वापस मेन कॉलम में ले जाते हैं, वो जिस चिमनी ट्रे से ड्रॉ किया था उसी के जस्ट नीचे पे ये डाल देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे आप सोचिए कि जो भी इधर से लिक्विड आ रहा था, अगर उसको हम चिमनी ट्रे पे कलेक्ट कर लिया और वहां से ड्रॉ करके एज ए प्रोडक्ट बाहर लेके चले गए, तो फिर ये नीचे वाला जो बेड है ये तो ड्राई हो जाएगा, यहाँ पे लिक्विड का फ्लो बहुत कम हो जाएगा। तो ये ना हो, इसके लिए जो भी ड्रॉ करते हैं ना चिमनी ट्रे से, वहां से ड्रॉ करते हैं तो उसका कुछ पार्ट वापस नीचे
नीचे भी दे देते हैं लिक्विड का। और ये जो रिफ्लक्स होता है ना, इसको इंटरनल रिफ्लक्स कहते हैं। तो इंटरनल रिफ्लक्स का मतलब क्या हुआ, चिमनी ट्रे से लिया और उसको जस्ट चिमनी ट्रे के नीचे वापस डाल दिया, ठीक है, तो उसको इंटरनल रिफ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। सर्कुलेटिंग रिफ्लक्स अलग होता है, टॉप रिफ्लक्स तो आपको पता ही है। तो ये इंटरनल रिफ्लक्स थोड़ा अलग होता है। ये नीचे नीचे के जो बेड है उसमें लिक्विड का फ्लो बनाए रखने के लिए ये दिया जाता है। तो अब देखिए, अगर मान लीजिए क्या होगा कि अगर जो यहाँ से वेपर जा रहा है, ये वेपर अगर अगर यहाँ पे लिक्विड का कोई भी फ्लो नहीं रहेगा, तो इस वेपर का टेम्परेचर तो बहुत हाई रहेगा, अराउंड 400 डिग्री सेल्सियस। तो ये इसको रेजिडेंस टाइम ज़्यादा मिलने की वजह से यहाँ कोक फॉर्मेशन हो सकता है। और पैक बेड में अगर हल्का भी कोक फॉर्मेशन कहीं पे हुआ तो फिर चैनलिंग हो जाएगा और ये पूरा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ये ना हो इसके लिए यहाँ पे एक लिक्विड का फ्लो होना मेंटेन होना ज़रूरी है। ये डिस्टिलेशन के लिए भी ज़रूरी है, तभी वेपर और लिक्विड कॉन्टैक्ट में आएँगे, दोनों ही पर्पसेस के लिए। तो वो कैसे करते हैं, एक HOIR प्रोवाइड करके। और ये जो भी लिक्विड आता है ना, आप पैक बेड में जहाँ पे भी आप देखो, तो पैक बेड में जब भी लिक्विड जाता है तो लिक्विड डिस्ट्रीब्यूटर की मदद से नीचे के ट्रे में डिस्ट्रीब्यूट होता है। यानी जो भी ये IR जाएगा, यहाँ पे ये देखिए S06 मतलब एक फ़िल्टर है, फ़िल्टर होकर के तब जाता है ताकि पैकिंग में कोई भी कचरा मटेरियल ना घुस जाए, तो इसलिए फ़िल्टर होकर के और फिर एक डिस्ट्रीब्यूटर की मदद से यहाँ पे गया, और जो भी इसमें से वेपर में से कुछ कुछ हेवियर कंपोनेंट है वो कंडेंस हो जाएगा, वो चला जाएगा नीचे की तरफ, और जो लाइटर कंपोनेंट है वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये इस तरह से ये प्रोसेस हो गया। और यहाँ पे जो स्ट्रिपर से जो स्ट्रिपिंग होने के बाद जो बना प्रोडक्ट, वो हमारा एक प्रोडक्ट हो गया, और उसको फिर हम फर्दर हीट एक्सचेंजर में कूल करके और फाइनली एक टेम्पर वाटर से कूलिंग करके टैंक में भेज दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, इस तरह से ये HO का साइड ड्रॉ हुआ। तो आप देख लिए यहाँ पे क्या समझ में आया कि जो भी साइड ड्रॉ है, साइड ड्रॉ पहले तो स्ट्रिपिंग होता है और जो वेपर रिटर्न है वो भी उस ड्रॉ के चिमनी ट्रे के नीचे गया, और फिर कुछ पार्ट जो है वो जस्ट लेकर के नीचे दे दिया, जिसको IR भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से फिर फर्दर वेपर ऊपर गया। अब ऊपर जब वेपर जाता है तो यहाँ पे जो नेक्स्ट जो ट्रे है, उसको हम लोग बेसिकली IO ट्रे बोलते हैं। मतलब वेपर जो भी जा रहा है नीचे से ऊपर, इस बेड में IO का फ्रैक्शनेशन हो जाता है, मतलब IO कंडेंस हो जाता है और इस चिमनी ट्रे पे आ जाता है। और यहाँ पे प्रोसेस वही है जो HO के साथ है, जो भी है वो साइड प्रोडक्ट लिया, उसको स्ट्रिपिंग करेंगे, उसका लाइटर कंपोनेंट को वापस कॉलम में भेज देंगे, और कुछ पार्ट को लेकर के जस्ट नीचे दे देंगे, जिसको IR भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये HO और IO का सेपरेशन हो गया। अब इसके ऊपर जो भी वेपर प्रोडक्ट जाता है ना, वेपर प्रोडक्ट जाता है, तो इस ज़ोन में LO का सेपरेशन होता है, मतलब LO कंडेंस होता है, तो ये कंडेंस होके इस चिमनी ट्रे पे आता है। अब यहाँ पे जो जो एलो का ड्रॉ है, इसके साथ-साथ यहाँ पे एलो का IR है, एलो इंटरनल रिफ्लक्स के अलावा एक एलो CR का भी ड्रॉ है। मतलब क्या है, जो भी लिक्विड यहाँ से ड्रॉ कर रहा है, उसका कुछ पार्ट तो जस्ट नीचे दे दिए हैं, जिसको IR बोलते हैं, ताकि इस बेड में लिक्विड का फ्लो मेंटेन हो। और इसके अलावा कुछ पार्ट को लिक्विड को लेकर के ना हीट एक्सचेंजर के थ्रू ठंडा कर किया जाता है, और वो ठंडा करके वापस इसी कॉलम में डाल दिया जाता है। इस तरह के जो रिफ्लक्स होते हैं, इसको सर्कुलेटिंग रिफ्लक्स या पंप अराउंड भी बोला जाता है। और ये ज़रूरी होता है, इससे कॉलम का हीट जो ड्यूटी है वो मेंटेन हो पाता है। मतलब कॉलम में वेपर को ठंडा करने के लिए कुछ तो हीट निकालना पड़ेगा ना, तो हीट कैसे निकालेंगे, यहीं से ड्रॉ लिया, ठंडा करके वापस इसी कॉलम में डाल दिया, ठीक है। तो मतलब आप यहाँ पे देखो, यहाँ से एलो का साइड ड्रॉ लिया है, उसका कुछ पार्ट है IR दे दिया, और कुछ पार्ट हीट एक्सचेंजर्स में ले जा करके ठंडा करने के लिए ले गए। ठंडा होके वापस इसी कॉलम में देखिए, नेक्स्ट पेज में मैं दिखाया होगा, उसी कॉलम में आप देखो कि एलो का जो CR है वो ठंडा होके वापस आ जाएगा। जैसे ये देखिए, ये LOCR रिटर्न है, वो वापस मतलब लिया, कॉलम के चिमनी ट्रे से लिया, वापस ठंडा करके ऊपर वाले बेड के ऊपर डाल दिया। तो ये जो है ना, ये LOCR है। इससे कॉलम के अंदर का जो हीट है वो निकल जाता है, और यहाँ पे एक लिक्विड का पूल बन बन पाता है। मतलब बेसिकली वेपर को कंडेंस होने में मदद करता है, क्योंकि ये कॉलम के अंदर का हीट निकालता है, ठीक है। तो ये चीज हो गया, ये CR का बात। और बाकी एज ए ड्रॉ वाला वो पॉइंट सेम ही रहेगा, जो भी आएगा वो एज ए साइड स्टिपर में जाएगा, स्टीम स्टिपिंग होकर के उसके वेपर कंपोनेंट को वापस डाल सकते हैं, ठीक है। तो वेपर जो है ये वापस ऊपर चला। अब यहाँ पे ऊपर जाने पे वेपर, दो बेड मिल रहे हैं, एक बेड में तो LOCR का लिक्विड आकर के यहाँ पे वेपर
को कंडेंस करने, हेवियर कंपोनेंट को कंडेंस करेगा, फिर फर्दर वेपर ऊपर चलेगा तो एक और बेड है। अब ये दोनों बेड मिल करके एलओ का सेपरेशन हो रहा था, एलओ कंडेंस हो रहा था। फिर इसके ऊपर वाला जो बेड है यहाँ पे एसओ का सेपरेशन हो रहा है, एसओ कंडेंस हो रहा है और यहाँ पे एसओ कलेक्ट करके और ये यहाँ पे एज ए सेपरेशन लिया जा रहा है और बाकी एज ए आईआर यूज किया जा रहा है। तो ये सारे एक साइड प्रोडक्ट हो गए, एसओ, एलओ, आईओ, एचओ। और उसके बाद जो बेड है, ये जो टॉप बेड है जिसको जहाँ से गैस वाल सेपरेट होता है, गैस वाल मतलब जो डीजल होता है, ये गैस वाल सेपरेट होता है तो वो वहाँ पे भी एक सीआर प्रोवाइड किया जाता है। तो गैस वाल यहाँ से लिया और उसको ठंडा करके वापस बेड के ऊपर भेज दिया जाए तो गैस वाल सीआर हो गया। तो यहाँ पे आप समझ गए ना, दो सर्कुलेटिंग रिफ्लक्स, एक लाइट वाइल सर्कुलेटिंग रिफ्लक्स, इसके अलावा एक गैस वाइल सर्कुलेटिंग रिफ्लक्स। और ये दोनों की मदद से कॉलम का हीट बैलेंस किया जाता है। तो कॉलम में जो हीट का इनपुट हो रहा है वो फर्नेस से आ रहा है और हीट का आउट हो रहा है वो सीआर, दो सर्कुलेटिंग रिफ्लक्स से हो रहा है। और ये दोनों से ही हीट बैलेंस हो पाता है, एलओसीआर और जीओसीआर की मदद से। और इसकी मदद से जो भी वेपर को है वो कंडेंस किया जाता है डिफरेंट जोन्स में। और सारे ही जो भी सेपरेशन हो रहा है वो रेक्टिफाइंग सेक्शन में, मोस्टली पैक बेड में हो रहा है। और यहाँ से जो ये जो साइड प्रोडक्ट बनता है ना, ये जो गैस वाली, ये मोस्टली डीजल है और इसलिए ये डीएचडीएस या डीएचडीटी में भेज दिया जाता है। जबकि ये जो साइड के जो प्रोडक्ट है, एसओ, एलओ, आईओ, एचओ, ये सभी एफसीसी या हाइड्रोक्रैकर के फीड हैं जिसको ठंडा करके टैंक में भेज दिया जाता है और जहाँ से वो फर्दर सेपरेशन, फर्दर क्रैकिंग के लिए फ्लूइडाइज्ड कैटालिटिक क्रैकिंग यूनिट या फिर हाइड्रो क्रैकिंग यूनिट, या कई बार इन साइड प्रोडक्ट से ल्यूब ऑयल भी बनाया जाता है तो ल्यूब ऑयल यूनिट्स में भी भेज दिया जाता है। तो ये साइड प्रोडक्ट्स के अलग-अलग रिफाइनरी में अलग-अलग पर्पसेस हो सकते हैं। अब जो बाकी जो जो अनकंडेंस वेपर होता है ना, ये टॉप से चला जाता है और टॉप में इजेक्टर सिस्टम होते हैं। वो इजेक्टर सिस्टम जो है ना, वो पुल करते हैं, गैस को खींचते हैं और गैस को खींच करके और वहाँ पे इस कॉलम में वैक्यूम क्रिएट करते हैं। अब इजेक्टर का भी एक सीक्वेंस होता है, एक बहुत सारे इजेक्टर्स होते हैं। वो सारे इजेक्टर्स पैरेलल और सीरीज में रहते हैं जिसकी मदद से यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। और वो फिर वहाँ से टॉप से जो प्रोडक्ट जाता है उसमें मोस्टली तो स्टीम होता है। स्टीम जितने भी हमने स्टीम लिए थे, स्ट्रिपिंग स्टीम या टर्बुलाइजिंग स्टीम, ये सारे टॉप में आ जाते हैं क्योंकि स्टीम तो कंडेंस नहीं होगा इतना लो प्रेशर पे, इतना हाई टेम्परेचर पे। तो अल्टीमेटली वो टॉप से चला जाता है। इसके अलावा कुछ पार्ट गैस ऑयल के भी ऊपर चले जाते हैं टॉप में। ये सारे जो है ये इजेक्टर के कंडेंसर में जाके कंडेंस होकर के अल्टीमेटली यहाँ पे आ जाते हैं हॉट वेल में और जहाँ पे लिक्विड माने वाटर, शावर वाटर और गैस ऑयल को सेपरेट कर लिया जाता है। तो ये अलग-अलग पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। तो ये ओवरहेड इजेक्टर सिस्टम के बारे में मैंने बहुत डिटेल में एक वीडियो बना रखा है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ से आप ये पूरा सिस्टम को, ओवरहेड सिस्टम को समझ सकते हैं। ठीक है। अब तो ये मुझे लगता है कि पूरा आपने प्रोसेस समझ लिया और ये पूरा प्रोसेस समझने के बाद आपको क्या-क्या समझ में आ गया कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारे प्रोडक्ट वीडियो के क्या-क्या हैं। बेसिकली एक तो गैस वाला जी यानी डीजल है, इसके अलावा लाइट वैक्यूम गैस वाल यानी इस एलओ, एसओ या फिर हेवी वैक्यूम गैस वाल है एचओ, या स्लॉप डिस्टिलेट एंड बॉटम प्रोडक्ट वैक्यूम रेसिड्यू है। ठीक है। ये इसके अलावा कई बार जो ये जो साइड प्रोडक्ट है ना, स्पिंडल ऑयल, लाइट ऑयल, इंटरमीडिएट ऑयल, हेवी ऑयल, एज ए ल्यूब ऑयल के भी प्रोडक्ट में, तो डिपेंडिंग ऑन कि किस तरह का रिफाइनरी है ना, उस हिसाब से ये साइड ड्रॉ डिसाइड किए जाते हैं। जैसे सिर्फ अगर फ्यूल बेस्ड रिफाइनरी है, मतलब क्या है कि जो भी साइड प्रोडक्ट है उसको यदि आपको एफसीसी या हाइड्रोक्रैकर के फीड में ही भेज देना है तो इसलिए इतना फ्रैक्शनेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी सेपरेट होगा उसको वापस आपको मिक्स करके एफसीसी या हाइड्रोक्रैकर के फीड में ही कर देना है। तो इसलिए अगर फ्यूल बेस्ड रिफाइनरी है तो फ्यूल बेस्ड रिफाइनरी में तो जो भी है ना, ये साइड प्रोडक्ट है वो सिर्फ एलबीजी और एचबीजी दो ही साइड प्रोडक्ट होता है और उसको एफसीसी और हाइड्रोक्रैकर के फीड में दे दिया जाता है। और जबकि अगर ल्यूब ऑयल बनाना है तो अलग-अलग क्वालिटी के ल्यूब ऑयल होते हैं, इसलिए 4-5 फ्रैक्शनेशन किया जाता है, स्पिंडल ऑयल, लाइट ऑयल, इंटरमीडिएट ऑयल, हेवी ऑयल। तो इसलिए उस हिसाब से ये वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट के साइड प्रोडक्ट अलग-अलग हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर इस तरह से है तो ये हाइड्रोक्रैकर के फीड में या एफसीसी के फीड में नहीं हो सकता है, यूज हो सकता है, लेकिन इस सेपरेशन की इतना जरूरत नहीं थी। अल्टीमेटली इसको मिक्स करके ही फिर हम लोग एज ए प्रोडक्ट लेते हैं एफसीसी या हाइड्रोक्रैकर में। ठीक है। अब इसका जो थोड़ा प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन है वो देखिए। जो हमारा वैक्यूम रेसिड्यू है इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी पैरामीटर होता है वो विस्कोसिटी होता है। और ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी देखिए कि कितना हाई होता है, मतलब बहुत हाई विस्कोसिटी के लिए ये डिजाइन्स होते हैं। उसी तरह डेंसिटी देखिए तो गैस ऑयल से लेकर वीआर तक का डेंसिटी कितना ज़्यादा हो जाता है।
तो ये इसके अलावा फ्लैश पॉइंट देखिए, तो फ्लैश पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है जैसे-जैसे हेवी जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये सारा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आया होगा और वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट का एक बहुत ही बेहतर अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी। तो इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। आप वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट के ओवरहेड सिस्टम को समझेंगे तो ये पूरा आपका यूनिट क्लियर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप वो वीडियो देख करके इस पूरे वीडियो यूनिट को आप प्रोसेस को अच्छे से समझ पाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।